नमस्कार दोस्तों। अपने होने को यूं भी जताया करें, रोज दो चार दीपक जलाया करें। आगरा के कवि हैं और पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं अशोक रावत। उनके ये शब्द हैं और इन शब्दों का आज बहुत ज्यादा मायने है, क्योंकि दीप जलाने की बेला है और दीप जलाने की इतनी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से देश हमारा तमाम सारी चीजें इधर उधर भाग रही हैं और जो हो रहा है उसको लेकर के हम आज बात कर रहे हैं। आज स्थिति है, ये सवाल खड़ा हुआ है कि क्या हम भारत को आतंकवादी युवाओं की फौज बनाना चाहते हैं। आज सवाल यह भी खड़ा हुआ है, क्या हम देश दुनिया में भारत की बर्बादी का जश्न मनाना चाहते हैं। आज सवाल यह भी खड़ा हुआ है कि क्या हम इस देश को बर्बादी में लाकर खड़ा करके हम ये कहें कि देश सुरक्षित हाथों में। आज ये सारे सवाल हैं और ये सवाल हैं तो इसी बीच बहुत सारे जवाब भी हैं। इसी पर आज चर्चा कर लेते हैं। आज एक चीज समझिए, मोहन भागवत ने एक बात कही, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हैं, जो उसके लिए आरएसएस के लिए भगवान होता है ये पद। तो उन्होंने जो कहा वो ये है कि भारत को विश्व विजेता नहीं बनना है। भारत किसी को जीतने के लिए नहीं बल्कि सभी को जोड़ने के लिए। अब समझिए, किसी को जीतने के लिए नहीं बल्कि सभी को जोड़ने के लिए अस्तित्व में है। उन्होंने पूछा, क्या हम विश्व विजेता बनना चाहते हैं? नहीं, हमारी ऐसी कोई आकांक्षा नहीं। हमें किसी को जीतना नहीं है, हमें सबको जोड़ना है। संघ भी सबको जोड़ने का काम करता है, जीतने का काम करता है। तो आज ये शब्द मोहन भागवत कह रहे हैं, लेकिन यदि यही शब्द उन्होंने कुछ महीने कुछ साल पहले कहे होते तो शायद आज भारत इस दुर्दशा में ना होता, शायद ये बर्बादी के हाल ना होते और शायद हम आर्थिक रूप से संकटों में ना घिर गए होते। आपको एक चीज जानकारी देनी पड़ेगी कि विश्व बैंक ने कल एक डाटा जारी किया और उस डाटा के बाद में विश्व बैंक ने अब भारत की जो जीडीपी ग्रोथ की रेट थी वो और भी घटा दी है। अब उन्होंने भारत की जीडीपी की ग्रोथ जो है 7.5% पे कर दी है, जो हम तकरीबन 9% मान के चल रहे थे। तो लगातार ये स्थिति हो रही है और भारत घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। और इन सब हालात के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। यहां पर किसी और को नहीं कह सकते। सबसे बड़ी जिम्मेदार यहां की जनता है, जिसका चयन गलत था। और सबसे बड़े जिम्मेदार यहां की वो सरकार है, जिसे हमने चुन करके भेजा और उसने ऐसी नीतियां बनाई जिनसे हम बर्बादी की दिशा में जा रहे हैं। एक आपको घटना का जो है जिक्र करूंगा, 2013 की है। देवयानी खोब्रागडे हैं, जो भारत की राजनयिक थी अमेरिका में। 2013 में वो वहां तैनात थी और उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने कथित तौर पर वीजा दिलाने में धोखाधड़ी का काम किया और इसके आरोप में अमेरिका में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका की एक ग्रांड ज्यूरी ने उन्हें इस आरोप में अमेरिका छोड़ देने का आदेश दिया। तब भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस की सरकार थी। उसने अमेरिका जैसे महापावर को आगे झुकना मंजूर नहीं किया और उस महाशक्ति को जवाब दिया। मनमोहन सिंह पहली बार इतना कड़क अंदाज में बोले थे। तब अमेरिका की कार्रवाई के खिलाफ सख्त होते हुए मनमोहन सिंह ने सभी राजनयिकों के साथ हुए इस तरह के बर्ताव के बाद में अब भारत में नियुक्त अमेरिकी राजदूतों को अमेरिका रवाना होने का आदेश दे दिया। उन्होंने कहा इमीडिएट आप भारत छोड़ दीजिए। साथ ही उन्होंने अमेरिका से मांग की कि अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगे। आज सोचिए, अमेरिकी सरकार में खलबली मच गई। वो सोच नहीं सकती थी कि मनमोहन सिंह भी इस तरह से जवाब देंगे, जो इतने शालीन और सभ्य हैं और इतने धीरे से झुक करके मिलते हैं। तो मनमोहन सरकार के इस प्रत्युत्तर और कार्रवाई से हैरान अमेरिका, आखिरकार अमेरिका को झुकना पड़ा और उसने व्हाइट हाउस की सुरक्षा परिषद के न्याय विभाग ने, विदेश विभाग ने मिलकर एक कमेटी बनाई ताकि वो अमेरिकी प्रक्रिया की उन खामियों पर गौर कर सके जिसकी वजह से भारतीय राजनयिक के साथ ऐसा गलत बर्ताव हुआ।
अमेरिका ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि देवयानी मामले में उनसे परख संबंधी गलती हुई है, और हालांकि देवयानी जब भारत आ गई तो विवादों में ही रही। वो उन्होंने भारत को निश्चित रूप से अपमानित किया था, और अमेरिका में उन्होंने जो अपमान दिया था उसके कारण भारत को बहुत झटका लगा। लेकिन भारतीय सम्मान के लिए भारत सरकार डटी रही, और नतीजा यह हुआ अमेरिका झुकने को मजबूर हो गया। आज स्थितियां क्या है? आज खाड़ी देश, सभी इस्लामिक देश अपने हमारे राजनयिकों को लगातार बेइज्जत कर रहे हैं, और हम बेआबरू होकर के जो है देख रहे हैं। और जो बिल्कुल निकृष्ट से प्रवक्ता हैं और दूसरे नेता हैं, और वो हैं कुछ भी मनमानी बोल देते हैं, सांसद बोल देते हैं। आप देखिए ना, वो जो बेंगलुरु का वो लड़का है जो सांसद है, कितना निकृष्ट तरह की बात किया उसने ऑस्ट्रेलिया में, और नतीजा ये हुआ ऑस्ट्रेलिया में बेइज्जत कर दिया गया वो। तो वो बेइज्जती किसी एक सांसद की नहीं, भारत की होती है। ये बात नहीं है, लोग समझते हैं और जाके टुच्चेपन की हरकतें करते हैं। तो आप इन बातों से समझिए कि क्या स्थिति है। मालदीव जैसे अंगूठे भर के देश, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनकी आधी इकोनॉमी भारतीय पर्यटन से चलती है, वो अपनी संसद में भारत के लिए निंदा प्रस्ताव लाता है, और उसको समर्थन से वोट भी मिल जाते हैं। आप जानिए, धर्म या मजहब हमें जीने का मंत्र सिखाता है, मानवता का मंत्र सिखाता है, शांति और सद्भाव के मायने सिखाता है। उसे ही अपने गंदे राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए यदि हम असलाहा बना लेंगे तो निश्चित रूप से विकृत और अपमानित होंगे, और देश भी हमारे कारण अपमानित होगा। वही आज स्थिति है। नफरत, अदावत, जलालत, आज यही शायद भारत का वो हो गया। आप देखिए उत्तर प्रदेश में, आज उत्तर प्रदेश सरकार और उसकी पुलिस का एक्शन देखिए, कानपुर में जिस तरह से हुआ, उससे लगता है कि वो आतंकवादी पैदा करने की दिशा में काम कर रही है। आज तक कश्मीर का आतंकवाद क्यों नहीं काबू पाया जा सका है कि आप देखिए, हमने उसे कुचलने की कोशिश की, हमने उसे शालीनता से उन्हें जोड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कश्मीरी तो हमारे नागरिक हैं, भारतीय नागरिक, और जो भारतीय नागरिक है उसे भारतीय नागरिक की तरह सम्मान के साथ में जोड़ने की जरूरत थी। हमने उसे तोड़ने की कोशिश की। मनमोहन सिंह सरकार ने एक अच्छी पहल की थी, वार्ताकार भेज करके, और वो किया था, और उसके बाद कश्मीरी पंडित वहां बसने लगे थे, उनके घर बनने लगे थे, सब कुछ होने लगा था। लेकिन आपकी हरकतों ने क्या किया? आपकी हरकतों ने फिर वहां आतंकवाद पनपा दिया, वहां की हालात बिगाड़ दिए, सब कुछ बिगाड़ दिया है। आज हालत यह है कि हम वहां लंबे समय से न चुनाव करा पाने की स्थिति में है, न वहां लोकतंत्र बहाल कर पाने की स्थिति। हमने उन्हें केंद्र शासित राज्य बना दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हम समाधान नहीं निकाल पाए। रोज बरोज लोग मारे जा रहे हैं, इतने लोग कभी नहीं मारे जा रहे थे। आप इन चीजों को यदि देखेंगे तो पाएंगे कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के सिर्फ शासनकाल में सबसे ज्यादा आतंकी घटनाएं हुई हैं जम्मू कश्मीर में। सबसे ज्यादा भारतीय नागरिक मारे गए हैं, कश्मीरी पंडित मारे गए हैं 1990 के बाद की बात करें तो हर तरह से जो है हिंदुओं पर भी अत्याचार हुआ है, दूसरे और मुस्लिमों पर भी अत्याचार हुआ है, जो भारत के लिए सपोर्टर हैं उन पर हमले हुए। तो आप ये जानिए कि कट्टरपंथी किसी के नहीं होते। और इसी कट्टरपंथ की एक घटना आपको बताते हैं। ये 1953 की घटना है केरल की, जिस केरल में सब कहते हैं कि हाँ मुसलमान बहुत ज्यादा है, हालांकि मुसलमान वहां हिंदुओं के मुकाबले आधा भी नहीं है। तो वही की बात कर लेता हूं। 1953 में नीलांबुर आयशा नाम की एक महिला है जो उस समय 18 साल की थी, और वो स्टेज पर डायलॉग बोल रही थी, तभी उनके ऊपर गोली दाग दी कट्टरपंथियों ने। गोली उनको उससे चीरते हुए निकली, लेकिन वो बच गई, क्योंकि वो डायलॉग बोलने के चक्कर में उनका जो एक्शन था, उस एक्शन में उनके हाथ और वो हिले हुए थे, इस कारण वो बच गई। और नीलांबुर आयशा आज 87 साल की हो चुकी हैं, और केरल में जहां पर वो स्टेज पे करती थी, तो वहां पर उस समय कट्टरपंथियों का मानना था, इस्लामिक कट्टरपंथियों का, कि स्टेज पर कोई महिला नहीं शो कर सकती है। और
महिला को वो परमिट नहीं करते थे और इस कारण से उन पर यह हमला हुआ। मुस्लिम महिलाओं को एक्टिंग नहीं करनी चाहिए और इसको रोकने के लिए मुसलमानों के धार्मिक कट्टरता को लेकर के सारी चीजें हो रही थी और उस कट्टरता के कारण ये स्थिति थी। नंबूदरी पाठ साहब जो है कम्युनिस्ट थे और वो उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसको लेकर के बहुत सारी कड़ाई बरती, लेकिन बावजूद इसके स्थिति आयशा के लिए वहां जीना मुश्किल हो गया था। लेकिन आयशा ने भी संघर्ष किया, सरकारों ने भी वहां की समझा, केंद्र ने भी समझा और अंततः हालात सुधरे और आज केरल देश का सबसे अच्छा राज्य है, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे दूसरी तरह से। वहां का किसान सबसे ज्यादा खुशहाल है। तो इन स्थितियों में आप तब आए जब इन कट्टरता से आपने नाता तोड़ा, और जब आप कट्टरता में फंसे होते हैं तो बर्बाद होते हैं। पंजाब बर्बाद हुआ कट्टरता के कारण, जो और तमाम सारे राज्य हैं बर्बाद हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश बर्बाद हो रहा है, दूसरे और राज्यों की स्थिति है, बिहार, बंगाल और सब देख लीजिए आप बर्बादी में। और जहां कट्टरता नहीं है इतनी, वहां पर बहुत अच्छा है, वो लगातार आगे आगे और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है। इसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है नूपुर शर्मा, उन्होंने जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जिस तरह की टिप्पणी करी और जो करी, निश्चित रूप से वो सोशल मीडिया से लेकर सब जगह पहुंची। और इसको लेकर के आप समझिए कि अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी भारत सरकार से पैगंबर मोहम्मद साहब पर दी गई टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की है। तो रूस भी हमसे नाराज हो गया, जिस रूस के लिए हम यूक्रेन के खिलाफ खड़े हो गए। तो ये स्थिति है। बीते कुछ घंटों के दौरान यदि आप देखेंगे तो स्थिति यह है कि पिछले 100 घंटे में भारत और अमेरिका जैसे देशों में सोशल मीडिया पर तमाम सारी चीजें शेयर हो रही हैं, तमाम बातें हो रही हैं, और किस तरीके से जिस रूस के राष्ट्रपति ने जो एक बयान दिया, उन्होंने अपनी वार्षिक प्रेस वार्ता में भारत को सलाह देते हुए कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है और इस्लाम को मानने वाले लोगों की पवित्र भावनाओं को चोट पहुंचाता है। इसलिए इस पर भारत सरकार को सोचना चाहिए। पैगंबर के मुद्दे पर अब अरब देशों में जो भारत के प्रति नाराजगी है वो लगातार बढ़ रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं तेजस्वी सूर्या, 31 साल का लड़का है और ये युवा सांसद है, और 2015 में उसने एक ट्वीट कर 2 साल पहले विवादों में घिर गया था। अपने ट्वीट में तेजस्वी सूर्या ने लिखा था कि अरब की 95% महिलाओं को पिछले कुछ 100 सालों से कभी ऑर्गेज्म नहीं मिला, यानी यौन सुख का पूर्ण यौन सुख की प्राप्ति नहीं हो सकी। इस तरह की बात करता है जैसे वो जाके जगोलो हो, आप समझिए, जैसे वही जाके उनकी यौन इच्छाओं की पूर्ति करता हो। तो इस तरह की बात करता है और उसके बाद भारत सरकार जो है उस पर कोई एक्शन नहीं लेती, बल्कि उसको बढ़ाती है, उसकी प्रशंसा करती है। तो यह स्थिति है भारत सरकार की। तो नरेंद्र मोदी सरकार की इन नीतियों के कारण ही हम आज इतनी बुरी हालत में फंस गए हैं कि दुनिया में हमारे ऊपर थू थू हो रही है। तेजस्वी सूर्या जब सांसद बने तो उनके इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट मीडिया पर घूमने लगा। उस वक्त अरब जगत से तीखी प्रतिक्रियाएं आई तो पार्टी ने तब कोई कार्रवाई नहीं की। सूर्या ने 5 साल बाद ट्वीट डिलीट कर दिया। एक बार फिर बीजेपी अपने 37 साल की नेता नूपुर शर्मा को लेकर बैकफुट पर है। नूपुर शर्मा ने न्यूज चैनल पर डिबेट शो में पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए जिस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी की, और उसके बाद में उनके अलावा बीजेपी के एक और प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल ने पैगंबर को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट किया। इन सारी बातों से लेकर के इस्लामिक देशों में तीखी प्रतिक्रिया आई है और आनी भी चाहिए। क्यों? उनके लिए सबसे बड़े पूजनीय है पैगंबर मोहम्मद साहब, और जहां भी मुसलमान है उसके लिए पूजनीय है। तो टिप्पणी को लेकर अरब के इस्लामिक देशों से जो प्रतिक्रिया आ रही है, वो कतर ने तो भारत से माफी मांगने तक की शर्त रख दी है। विवाद बढ़ता देख भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि पार्टी की राय जो है उस नूपुर शर्मा के साथ नहीं है और इसीलिए उसे निलंबित कर दिया गया है और नवीन कुमार को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। अरब देशों के साथ भारत के जो संबंध है वो हमेशा मधुर रहे हैं। खाड़ी के देशों में लाखों की संख्या में भारतीय काम करते हैं और भारतीय
कामगार जो है, हिंदू आबादी भी वहां बहुत बड़ी संख्या में है, और संयुक्त अरब अमीरात और यूएई में 35 लाख से अधिक भारतीय काम करते हैं। तो इन सारी बातों को लेके हमारे एक मित्र हैं जो वो लगातार चीजों को हमारे देखते रहते हैं, बताते हैं। तो अविनाश कोपुलवर हैं, उन्होंने बताया मुझे कि थोड़े बहुत लोग नहीं हैं, इन देशों में 1,30,00,000 लोग नौकरी करते हैं, जो 92 बिलियन डॉलर 92 बिलियन डॉलर भारत को भेजते हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो आप ये समझिए कि भारत के लिए ये एक बड़ी चीज है कि भारत की अर्थव्यवस्था में जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें एक बड़ा जो है योगदान देते हैं ये लोग। अब इसके बाद में आपको यह भी देखना होगा कि जिस तरह से भारत पर हो रहा है और भारत जिस तरह से जूझ रहा है सारी चीजों से, और ये सारे संकट खड़े हो गए बड़े गंभीर ढंग से, तो इन दोनों की टिप्पणी को लेकर जब इस्लामिक देशों से तीखी प्रक्रिया आई, कतर ने माफी मांगने की बात की, तो पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक ये बात कह दी, और भारत सरकार की तरफ से कहा गया चिट्ठी जारी करके कि नहीं, हम सर्व धर्मों का सम्मान करते हैं, सबका वो करते हैं, सबके लिए हम समाहित करते हैं, हम सबको जोड़ने वाले हैं और सारी चीजें। और अब जो है मोहन भागवत का भी बयान आ गया। निश्चित रूप से ऐसे बयान स्वागत ही हो गए, लेकिन ये वक्त पर लिए जाते तो और ज्यादा स्वागत करते। आपको याद होगा अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे। इस दौरान वहां पर उन्होंने जो न्यूज चैनल था वहां का, वहां पर जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ सऊदी अरब में लगभग 26 लाख भारतीय सऊदी अरब को अपना दूसरा घर मानते हैं, और यहां प्रगति में दोनों का बहुत बड़ा योगदान है, और भारत की प्रगति में भी सऊदी अरब का बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस मामले में भारत के 80 लाख लोग इस इलाके में रहते हैं, और ये लाखों लोग भारतीय जो हैं अरबों डॉलर कमाकर भारत भेजते हैं। वर्ल्ड बैंक का डाटा बताता है कि 87 अरब डॉलर जो है इन भारतीयों ने भारत को भेजा, जिस तरीके से अपने देश को भेजा। इससे खाड़ी देशों का जो योगदान है आप समझ सकते हैं कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान है। ऊर्जा सुरक्षा के मामले में भी भारत खाड़ी देशों पर निर्भर है, और 2019 में सऊदी अरब पर जब प्रधानमंत्री ने कहा था तो उस समय प्रधानमंत्री ने खुद बताया था कि सऊदी अरब से 18% कच्चा तेल भारत लेता है, और अपनी जरूरत का 30% एलपीजी गैस वो ईरान से लेता है। अब आप समझिए, इसके अलावा भारत ईरान से जो आयात करता है 80% तेल टोटल कुल मिलाकर के पूरा इस्लामिक वर्ल्ड से भारत आयात करता है। तो आप समझिए इतना बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और भारत का ट्रेड पार्टनर सऊदी अरब सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर में से है और चौथे नंबर पर है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की टिप्पणी को लेकर के अब अलकायदा भी कूद पड़ा है। अलकायदा ने भी आत्मघाती हमलों की धमकी दे दी है, और यह इतनी आपत्तिजनक है कि यह भारत में किस तरह से खतरे पैदा करेगी, किस तरह से और समस्याएं पैदा करेगी, इस बात को आप समझ सकते हैं। आप हम सब जानते हैं कि हम कहां पर खड़े हैं। यदि इस तरह की घटनाएं होंगी तो यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या उनके नेता नहीं मरेंगे, बल्कि आम लोग मरेंगे। वो मरेंगे जिन्होंने इन नफरती लोगों को चुन करके संसद में भेजा है, विधानसभाओं में भेजा है। और हमने इसका नजारा कानपुर में देखा कि नूपुर शर्मा के आपत्तिजनक बयान के कारण जो विवाद हुआ, और जिस तरह से दुकानें बंद कराने को लेकर बवाल हुआ, और उस बवाल ने आतंकी रूप ले लिया, सांप्रदायिक दंगा हो गया। सब कुछ होने के बाद में सरकार की जो कार्रवाई है, यूपी पुलिस और यूपी सरकार की, वो एक पक्षी दिखाई दी, जिसके नतीजे और ज्यादा बुरे हो रहे हैं। अब शहर काजी ने भी ऐलान कर दिया है कि यदि इस तरह से हरकतें हुई सरकार ने की तो फिर हम कफन बांध के निकलेंगे। निश्चित रूप से आपका एक पड़ोसी गंदा होता है तो आपकी मानसिक शांति वो खत्म कर देता है। और जब हमारे यहां 25 करोड़ मुसलमान, और यह 25 करोड़ मुसलमान आपसे नाराज हो गया, तो आपका जीना दूभर कर देगा। आप बर्बादी में चले जाएंगे, जो अभी है वो भी नहीं रह जाएंगे। इसलिए आपको सोचना होगा कि आप कहां जा रहे हैं।
उन 25 करोड़ को आप बाहर नहीं कर सकते हैं, ना आपकी हिम्मत है ना औकात। तो ऐसी स्थिति में उन्हें समाहित करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं, अन्यथा आपकी सुरक्षा किसी काम आएगी नहीं। तो ये समझ लीजिए, क्योंकि सुरक्षा में रहते हुए ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, सुरक्षा में रहते हुए राजीव गांधी की हत्या हुई थी, हमारे सामने है। और तमाम सारे लोग हैं, पूर्व सैन्य प्रमुख थे जनरल वैद्य, उनकी हत्या हुई थी, मुख्यमंत्री की हत्या हुई थी बेअंत सिंह की। आपके सामने उदाहरण मौजूद है। तो इसलिए सुरक्षा के आधार पे आप मत सोचिए कि असलाओं के बीच में आप बच जाएंगे। हो सकता है आपका अंगरक्षक ही आपको गोली मार दे, इसलिए ऐसा मत कीजिए प्लीज, क्योंकि आपकी स्थितियां जो है देश को बर्बाद करने वाली हैं। अब आप ये समझिए, अलकायदा की धमकी के बाद में जो स्थितियां हैं वो खराब हो गई हैं। इसके अलावा 57 मुस्लिम देशों का जो संगठन है, इस्लामिक सहयोग संगठन OIC, उसने भी अपना विरोध जता दिया है और उसने भी बिल्कुल पूरी तरीके से कह दिया। उसके साथ ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, UAE, जॉर्डन, अफगानिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया, इंडोनेशिया, तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ने भी विरोध जता दिया है। तो आप समझिए, OIC ने कर दिया, उसके बाद में इन देशों ने भी कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि अरब देशों का दबाव जो है किस तरीके से भारत के लिए समस्या पैदा कर देगा और किस तरीके से इन जो है करीब करीब 60 देशों का जो ये विरोध है वो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। और ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे, इसके रणनीतिक भी परिणाम है, सामरिक परिणाम भी है और आर्थिक तौर पर भारत से के लिए समस्या देने वाले हो सकते हैं। आप यदि इन्होंने हमारे साथ में नाता थोड़ा सा भी कमजोर किया तो हम 1991 जैसे गंभीर आर्थिक संकट पर खड़े हो जाएंगे। और आज आप देखिए, हमारा देश आज सबसे बड़ा कर्जदार हो गया। मनमोहन सिंह के समय में 53 लाख करोड़ का कर्ज था, जो अब 130 लाख करोड़ से अधिक का हो गया है। हम आज सबसे बड़े घाटे वाले बजट वाले देश हो गए हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक रूप से घाटा भी है, ऐतिहासिक रूप से हमारे जो है GDP गिर रही है, ऐतिहासिक रूप से हमारे रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, ऐतिहासिक रूप से जो है कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, रोजाना बढ़ रहा है। इसके अलावा हमारी तमाम सारी जो सार्वजनिक उद्यम थे वो बिक चुके हैं, तमाम एसेट्स बिक चुके हैं और इन सब स्थितियों में हमारे देश को संभालने वाला कोई नहीं। और यही हालात रहे तो यदि हमारे साथ में इराक, ईरान और इन सब से हमारे यदि इंपोर्ट पे कहीं प्रभाव पड़ा तेल के, तो तेल की कीमतें हमें जो इंडियन बास्केट में है वो बहुत महंगी पड़ जाएंगी, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम आर्थिक संकट से लगातार जूझ रहे हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो सेंट्रल एशिया में अपना सामान भेजने के लिए हम ईरान के पोर्ट चाबाहार का ही इस्तेमाल करते हैं। ये चाबाहार हमसे वो हो गया, तुर्की हमसे वो हो गया, तो उस स्थिति में हम कहां जाएंगे? आप एक डाटा देख लीजिए कि किन देशों से हमें कितना वो मिलता है, जो फॉरेक्स मिलता है। हमें सबसे बड़ा जो फॉरेक्स मिलता है वो मिलता है UAE से, 26.9%, तकरीबन 27% हमें UAE से मिलता है। और यूनाइटेड अरब अमीरात से हमें 26.9% मिलता है, यानी 27% राउंड फिगर में। अमेरिका से हमें 22.9% मिलता है, यानी राउंड फिगर में 23%। सऊदी अरब से हमें अकेले मिलता है 11.6%। इसके बाद कतर से हमें मिलता है 6.5%, कुवैत से हमें मिलता है 5.5%, और इसके बाद में हमें ओमान से मिलता है 3%, ब्रिटेन से मिलता है 3%, मलेशिया से मिलता है 2.3%, कनाडा से मिलता है 1%, हांगकांग से मिलता है 0.9%। मतलब आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ा, यदि हम सारे मुस्लिम कंट्रीज का जोड़ देंगे तो हमारा 50% के करीब जो फॉरेक्स है हमें मुस्लिम कंट्री से आता है। अमेरिका और कनाडा और इनसे हमारे यहां पैसा नहीं आता है कोई बहुत बड़ा। तो इसलिए इस गलतफहमी का शिकार मत होइए। देश बर्बादी की दिशा में जा रहा है और ये डाटा जो मैं बता रहा हूं ये मेरा नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक का डाटा है। और वर्ल्ड बैंक ही डिसाइड करता है कि दुनिया किसकी क्या स्थिति। तो आज भारत वर्ल्ड बैंक का भी सबसे बड़ा कर्जदार है, IMF का भी सबसे बड़ा कर्जदार है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी सबसे बड़ा कर्जदार है, और
घरेलू कर्जदार भी। तो भारत का ये कर्ज, भारत के ऊपर जो बढ़ा हुआ, जिस तरीके से हमने अपना रिजर्व फंड खत्म कर दिया है तमाम अदानी अंबानी को देने के लिए, तो हम सबसे घाटे वाले बजट हैं, हम सबसे ज्यादा बुरी स्थिति अर्थव्यवस्था वाले हो गए हैं। हमारी स्थिति है, यदि हमारे यहां एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ना हो, 3.5% का उनका योगदान है, तो जो हमारा 7.5% की टोटल जीडीपी आ रही है, उसमें 3.5% योगदान तो हमारे सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर का है। तो बचा कितना? जो बचा 4%, वही अकेले हमें दे पा रहे हैं आप। तो इस देश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, उसको आपने बर्बाद करने की दिशा में छोड़ दिया है। और ये पेट्रोलियम, डीजल और दूसरी अन्य समस्याएं हो गई, तो आप देश की बर्बादी में ले जाएंगे। तो ये आतंकियों का देश मत बनाइए इसको। जो सौहार्दपूर्ण भारतीय सनातन संस्कृति का देश था, वही रहने दीजिए। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।